नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन का शीर्षक है एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस। तो ये फ्रेंड्स हमारा पीपीबी का यूनिट 2 का थ्योरी पोर्शन है। पीपीबी यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कैसे एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। आइए जरा देखते हैं कि किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो कि हमारे आईबीएफ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हमें समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म क्या होता है दोस्तों। इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके स्टेजेस को समझेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि फाइनेंसिंग द टेररिज्म यानी शॉर्ट में से एफटी कहते हैं, इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। यानी इस प्रकार से हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को समझेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम समझेंगे दोस्तों वो है आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो ये हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया देखेंगे। एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया के अंदर दोस्तों हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन और मेजर्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, क्या क्या मेजर लिया जा सकता है जिससे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को कम कर सकें। फिर दोस्तों हम लोग समझेंगे थर्ड पॉइंट, नो योर कस्टमर पॉलिसी, केवाईसी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कि कस्टमर डेफिनेशन क्या होता है, केवाईसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कस्टमर को कैसे डिफाइन किया जाता है और क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं केवाईसी पॉलिसीज़ के। फिर दोस्तों हम लोग फोर्थ पॉइंट में समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर एएमएल, एएमएल के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या क्या ऑब्लिगेशन है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एफएटीएफ के जुरिडिक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। Then we will study correspondent banks. Then after we will study that reporting under FATCA, FATCA and CRS. And then we will study reporting obligation. Reporting obligation के बाद दोस्तों हम लोग impact को देखेंगे. We will see the impact. We will see the impact implication of non implication of, आप मान लीजिए कि PMLA ऑब्लिगेशन को इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, इसे कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या इम्प्लीकेशन होगा, और सीक्रेसी ऑब्लिगेशन को हम लोग लास्ट में समझेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स है जो कि हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने जेवी 2023 के पेड प्लान के बारे में बता दूं। बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, RBWM, IFS, PPB एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। आपको यूनिट वाइज थ्योरी, इस सभी प्लान्स में दोस्तों आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेगा। हम लोग बेसिकली 2 प्लान इसके अंदर लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों हमने क्विक रिवीजन सेशन भी लॉन्च किया है जिसमें आपको मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन और एक फुल लेंथ क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली वीडियोस प्लस PDF, इफ यू वांट टू एक्सेस इट कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट, फॉर PDF इट कॉस्ट ₹200 per subject, and if you want for videos and PDF for all these 4 subjects it costs you 1800, and if you want PDF for all these subjects it costs you 700. So this is our entire plan structure. If you want to get more detail kindly WhatsApp me on this number. Now let's proceed to our video lesson. आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे फर्स्ट हमें समझना है कि इंट्रोडक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा फंड है, जो भी फंड है उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, वेयर बाय द ऑरिजिन ऑफ द फंड जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी जो फंड क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि क्रिमिनल एक्टिविटी का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन स्मगलिंग, करप्शन, तो ये सभी हमारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो फंड जनरेट हुआ है उसका कहाँ से ऑरिजिन है, कहाँ से ऑरिजिन हुआ है दोस्तों, वो जो छुपाया जाता है, कंसील्ड, एंड दिस फंड आर इन्फ्यूज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, और ये फंड को कहाँ डाला जाता है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है। ऐसा लगता है कि ये लेजिटिमेट सोर्स से ऑरिजिनेट हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा समझ में आया दोस्तों कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो फंड है, ठीक है, उसके ऑरिजिन को हम लोग छुपाते हैं और उसको अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह डालते हैं कि जैसे लगे कि ये लेजिटिमेट सोर्स से ऑरिजिनेट हुआ है। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग। तो दोस्तों आपको मैं ऐसे फंड जो है लीगल एक्टिविटीज़ में या लेजिटिमेट एसेट में डिप्लॉय किए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं एग्जांपल दूँ, करप्शन, देखिए करप्शन हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, पॉन्जी स्कीम हो गया, ठीक है, कुछ अदर फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये सभी क्राइम्स जो हैं ये हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के फंड का सब्सटेंशियल पोर्शन फॉर्म करते हैं। अब दोस्तों सेकेंड है फाइनेंशियल क्राइम। तो फाइनेंशियल क्राइम जो है एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का।
दोस्तों फाइनेंशियल क्राइम का एग्जांपल मैंने आपको बताया, करप्शन, टैक्स इवेजन, पॉन्जी स्कीम, ठीक है। सो दीज आर फाइनेंशियल क्राइम्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है दोस्तों, द थर्ड कंपोनेंट इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जिसे हम लोग टीएफ कहते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों टीएफ क्या हो रहा है कि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ हो रहे हैं। ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और इसलिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एक लार्ज प्रपोर्शन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है ये लिंकेज डेवलप करता है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, ठीक है, और दोनों पर्पस के लिए सिमिलर मॉडलिटी को यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे एमएल हो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे टीएफ हो टेरर फाइनेंसिंग हो, चाहे एफसी हो फाइनेंशियल क्राइम हो, ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज हो चुके हैं ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप में, जिसे ओसीजी कहते हैं। तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ओसीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो ओसीजी का फुल फॉर्म याद कीजिए, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप को हम लोग ओसीजी कहते हैं। तो कुछ क्रिमिनल दोस्तों क्या हुए हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, और कुछ क्रिमिनल प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम लोग पीएमएल कहते हैं। तो कुछ क्रिमिनल ओसीजी और कुछ क्रिमिनल पीएमएल। ओसीजी क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप। पीएमएल क्या है? प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स, ठीक है। तो ये सभी कुछ क्रिमिनल्स इन दोनों चीज़ में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रोपोगेट करते हैं। अब दोस्तों एक होता है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम लोग एफएटीएफ कहते हैं। तो एफएटीएफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सेटअप किया गया था कि हम मेजर्स ले सकें, क्या क्या मेजर लिया जाए, किसके द्वारा? फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेसेस के द्वारा, जो फाइनेंशियल सेक्टर की बिजनेस है, और कुछ नॉन फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस के द्वारा, ताकि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो एफएटीएफ ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है दोस्तों, जिसमें एएमएल, जो कि एएमएल की तरह काम करता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और कैसे आप फाइनेंशियल टेररिज्म से कॉम्बैट करेंगे, जिसे हम लोग सीएफटी कहते हैं। सीएफटी का फुल फॉर्म है कॉम्बैट ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म। और दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं एफएटीएफ स्टैंडर्ड। एफएटीएफ स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, एफएटीएफ स्टैंडर्ड वैसा रिकमेंडेशन है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दिया है रिगार्डिंग कॉम्बैट एएमएल को कैसे प्रिवेंट किया जाए, सीएफटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, और इसे ही कहा जाता है एफएटीएफ स्टैंडर्ड 2012, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को कंसीडर किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब दोस्तों मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, अब जरा देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या स्टेजेस हैं। तो जो भी फंड होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से, वो फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर जनरेट होते हैं, राइट। और उसको फाइनेंशियल सिस्टम में, देखिए ये मान लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके बाहर ऐसे फंड जनरेट हुए और उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया जाता है जैसा लगे कि ये लेजिटिमेट है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है प्लेसमेंट। इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जो फंड हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। और दोस्तों ये कैसे होता है? तो ये होता है डिपॉजिट इन मल्टीपल बैंक अकाउंट, बहुत सारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। दूसरा तरीका है दोस्तों लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो भी फंड हमने मल्टीपल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, उस फंड को हम लोग पास करते हैं नंबरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ऐसे अकाउंट में जो कि सेवरल लेयर ऑफ फंड को क्रिएट करता है। मतलब दोज फंड्स आर पास थ्रू नंबरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन दीज अकाउंट्स, मतलब बहुत सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, ऐसे अकाउंट में, जिससे लेयर बन जाएगा फंड का, फंड ट्रांसफर का लेयर बन जाएगा, जिससे आपका जो सोर्स कहाँ से है वो हाइड हो जाए। मतलब घुमा के वही पैसा को घुमा के यहाँ दे दिए, उसी को वहाँ दे दिए, मतलब घुमा के पैसा नंबरस सोर्स, मतलब आप सोर्स ही नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ से ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो इसे लेयरिंग कहा जाता है। लेयरिंग क्यों कहा जाता है समझ में आया ना? क्योंकि आप लोग लेयर का जो है सेवरल लेयर ऑफ फंड बना रहे हैं, फंड ट्रांसफर का लेयर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? लेयरिंग क्यों कहते हैं हम लोग इसे? चलिए अच्छी बात है। अब तीसरा स्टेज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि अब उस फंड को दोस्तों जो फंड मल्टीपल अकाउंट में है उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 या 2 अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, अब उस जो अभी हमारा मल्टीपल अकाउंट में फंड है उसे 1 या 2 अकाउंट में कलेक्ट किया जाता है और उसको डिप्लॉय किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए सेवरल लीगल बिजनेस एक्टिविटी में। कुछ लीगल बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। अब आपने जो है बहुत सारे फंड में जो पैसा था उसको 1 या 2 अकाउंट में डाल लिया और उसको यूज कर रहे हैं आप लीगल बिजनेस एक्टिविटी करने में, इन्वेस्ट करने में, या तो कुछ एसेट को आप एक्वायर कर रहे हैं।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने आपको 3 स्टेप समझाया, क्या क्या स्टेप था पहले रिकॉल कीजिए। पहला स्टेप था आपका प्लेसमेंट, आपने प्लेस किया, ठीक है, आपने जो है फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर का पैसा को जो क्रिमिनल एक्टिविटी से ऑरिजिनेट हुआ है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेसमेंट दिया, ठीक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट में प्लेसमेंट दिया। आपने सेकंड में क्या किया, लेयरिंग किया, उस फंड में ट्रांजैक्शन के नंबर ऑफ बढ़ाए, बार बार ट्रांजैक्शन करवाए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करवाए, जिससे लेयर ऑफ फंड बन गया, जिससे सोर्स नहीं पता चल सकता है। और तीसरा आता है उसे इंटीग्रेशन, जो आपका डिफरेंट सोर्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो फंड है उसको आपने 1 या 2 अकाउंट में डाला और फिर उसको आप लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दीज आर द 3 मेन स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेज बताया। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसका क्या क्या स्टेज होता है। तो देखिए टेररिज्म का फाइनेंसिंग का क्या स्टेज होता है। तो आपको पता ही है कि बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट हैं एक इन द वर्ल्ड, तो इनका फाइनेंशियल साइकिल सिमिलर होता है कॉमर्शियल एंटिटीज़ का, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही ये यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, देखिए फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के भी क्या क्या स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रेजिंग। रेजिंग में क्या होता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये फंड सोर्स करते हैं अपने सिंपैथाइजर से, ठीक है, दे फंड देयर सोर्स फ्रॉम देयर सिंपैथाइजर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इनके जो सिंपैथाइजर होते हैं वो इंडिविजुअल भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि टेररिस्ट आउटफिट जो होते हैं वो बहुत सारे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, चाहे वो लीगल हो या क्रिमिनल हो। तो दोस्तों देखिए ये इनका फंड का सोर्स होता है इनके सिंपैथाइजर से। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये चैनलिंग फंड फ्रॉम बोथ सोर्स, चाहे इंडिविजुअल से हो या ऑर्गेनाइजेशन से हो, दोनों सोर्स से जो फंड आ रहा है इन्हें इज डन इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर सो दैट पर्पस फॉर विच दे आर कलेक्टेड इज नॉन नोन। किस पर्पज से आप इसे कलेक्ट कर रहे हैं यही नहीं पता चलेगा दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट दोस्तों। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग समझते हैं ना कि सीक्रेट रखा जाता है, सेक्रेटिवली रखा जाता है, क्योंकि ये इलिसिट है। तो इसीलिए क्लैंडस्टाइन मैनर में दोस्तों सीक्रेट वे में जो ये फंड को क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं, ताकि पर्पज ही नहीं पता चले कि ये जो फंड है किस पर्पज से के लिए कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है रेजिंग। दूसरा ऑप्शन है मूविंग। दूसरा स्टेज क्या होता है दोस्तों कि जो कंट्रीब्यूटर होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैन बी लोकेटेड एनीवेयर नॉट इन देयर होम कंट्री बट आल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। मतलब जो हमारा जो दोस्तों कंट्रीब्यूटर होते हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको आप लोकेट कर सकते हैं केवल होम कंट्री में नहीं बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये फंड दोस्तों ये इसीलिए इसको ज़रूरत होता है कि इसे मूव टू द प्लेसेस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इन सभी फंड्स को क्या कहाँ भेजा जाता है कि प्लेस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है वहाँ पे भेजा जाता है ऐसे फंड को, इसलिए नाम रखा गया है मूविंग। मूविंग क्या, तो मूविंग ऑफ द फंड, कहाँ मूविंग, तो जहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेज संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिसाइड कर रही है वहाँ पे मूविंग, ठीक है, वहाँ पे मूव किया जाता है। तो पहले हमने रेज किया, अलग अलग सोर्सेज से रेज किया, उसके बाद हमने उसे मूव किया। तीसरा स्टेज आता है स्टोरिंग। अब दोस्तों जो भी फंड रेज किया गया वो मान लीजिए वो भी डिप्लॉय किया जा सकता है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे मान लीजिए कि रेगुलर एक्टिविटीज़ फॉर रनिंग द आउटफिट विथ अ गैप ऑफ टाइम एंड स्प्रेड ओवर अ पीरियड, दीज आर पार्ड इन इंटरिम इन बैंक अकाउंट और एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जब तक आप उसे आपको जब तक यूज नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक आप क्या करेंगे, उसे बैंक अकाउंट में आप पार्क करेंगे या दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में पार्क करेंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग स्टोरिंग, ठीक है। क्योंकि आपने जो फंड रेज किया है वो तो टेररिज्म के लिए है, ठीक है, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए है, जिसके अंदर दोस्तों रेगुलर एक्टिविटीज़ हो सकता है आउटफिट को रन करने के लिए, और कुछ समय भी लग सकता है उसके लिए। तो इसीलिए तब तक क्या करेंगे उस पैसा को, तो उस पैसा को हम या तो बैंक में रखेंगे या किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों यूजिंग। अब जो फंड आपने रेज किया है उसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट टेररिज्म एक्ट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी, आप उसे यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने 4 स्टेजेस आपको बताए। पहला स्टेज था आपने रेज किया, ठीक है, ये फाइनेंशियल टेररिज्म एफटी से रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेज मैंने पहले बताया आपको, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। यहाँ पे दोस्तों है हमारा रेज, पहले आपने रेज किया, फिर आपने उसे मूव किया, फिर आपने उसे स्टोर किया और फिर फाइनली आपने उसे यूज किया। तो दिस इज हाउ फाइनेंशियल टेररिज्म इज कैरिड आउट। दिस आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेजेस। अब जरा देखते हैं कि पीएमएल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पीएमएल को लाया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दोस्तों जो हमारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उसे प्रिवेंट करना, कि वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को यूज नहीं करें, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के लिए।
दूसरा इसका रीज़न है पीएमएल को लाने का कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करना, ठीक है। एक तो क्रिमिनल एलिमेंट को प्रिवेंट करना, ठीक है, कि क्रिमिनल एलिमेंट को किसी से प्रिवेंट करना कि वो फाइनेंशियल सिस्टम को यूज करे, फाइनेंशियल सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाए, बैंक्स को यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा है कि क्रिमिनल एक्टिविटी को स्प्रेड होने से बचाना, ये भी बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं बढ़े, ठीक है। यदि हम उससे रोकथाम नहीं करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। पहला तो है कि क्रिमिनल एक्टिविटी को फाइनेंशियल सिस्टम में आने से बचाना। जो हमारा स्टेज में आपको बताया था ना, पहला स्टेज याद कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग का पहला स्टेज क्या बताया था आपको, प्लेसमेंट। तो इसको अवॉइड करना। प्लेसमेंट में क्या बताया था दोस्तों कि फाइनेंशियल सिस्टम में ये लोग फंड को एंट्री करवाते हैं बहुत सारे अकाउंट से, ठीक है। तो इसको हमें बचाना, ठीक है, कि फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री नहीं हो बहुत सारे अकाउंट से। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि इसका स्प्रेड नहीं होती दूसरा। और तीसरा मैंने क्या बताया दोस्तों, थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव है पीएमएल का, टू सेफगार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइम, अपने इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइम से बचाना, सेफगार्ड करना, ठीक है। और चौथा क्या है कि टेररिस्ट को प्रिवेंट करना कि वो फाइनेंशियल रिसोर्स का एक्सेस ले पाए, ठीक है। तो अपने अब दोस्तों इकोनॉमिक क्राइम होगा तो इकोनॉमी पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, तो उसको सेफगार्ड करना और टेररिस्ट को प्रिवेंट करना कि ये फाइनेंशियल रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। दीज आर द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्राइम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब दोस्तों हम एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया की बात करते हैं। तो जो FATF का रिकमेंडेशन है, मैंने आपको बताया था ना कि FATF का जो है 2012 में रिकमेंडेशन आया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था, ठीक है। कैसे हम लोग जिसमें 2 चीज़ था, एक तो था दोस्तों आपका PML, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक था दोस्तों आपका CFT होता है दोस्तों कॉम्बैटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। तो FATF का जो 2012 का स्टैंडर्ड है इन दोनों चीज से रिलेटेड है। तो यदि हम एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया की बात करें तो FATF के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, ठीक है, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, ध्यान दीजिएगा, PMLA जो है दोस्तों 2002 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, 2002 में आया था। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इनेक्ट किया गया, जिसके द्वारा कुछ ऑब्लिगेशन थे सभी फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर के लिए और कुछ नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए इसको स्टिपुलेट किया गया, ठीक है। तो जो एंटिटीज फाइनेंशियल सेक्टर में है और डेजिग्नेटेड बिजनेसेस में है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, आर टर्म्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटीज। अभी रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होता है कि few obligation for all financial sector player and non-financial sector player have also been stipulated। PMLA एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर हैं या जितने भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर हैं उनके लिए दोस्तों कुछ ऑब्लिगेशन को स्टिपुलेट किया गया। और ये जो एंटिटीज हैं, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में हो या डेजिग्नेटेड बिजनेस में हो, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का, इन्हें कहा जाता है रिपोर्टिंग एंटिटीज, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा डिटेल्ड लीगल प्रोविजन था रिपोर्टिंग एंटिटीज के लिए, उसको इंक्लूड किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स PMLR में। तो PMLR क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, इनके लिए रूल्स लिखा गया है। तो दोस्तों कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड डील किया गया है। तो पहला क्या है, FIUND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका सेटअप किया गया ताकि ये इंफॉर्मेशन ले सके अबाउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जानकारी लेता है बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, कुछ बिजनेसेस से, बिजनेस में बैंक्स भी आते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। तो FIUND का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, इंडिया का। तो इसको सेटअप किया गया ताकि ये रिसीव कर सके जानकारी अबाउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर दूसरों ये तो हमारा FIUND है। और उसके अलावा दोस्तों ये क्या करता है, इसका सुपरवाइजरी पावर होता है ओवर द बिजनेस एंटिटी दैट आर सब्जेक्टेड टू PMLA। PMLA में जो बिजनेस एंटिटी आते हैं जिसको हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटीज कहते हैं, जब मैंने आपको बताया ना आरईज मैंने आपको बताया था, आरईज क्या होता है, रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन पे जुरिडिक्शन किसका है, अपना जो PMLA FIUIND का है, ठीक है, सुपरवाइजरी रोल है। दूसरा आता है दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम लोग ED कहते हैं। तो ED जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन का काम किसका है, EDs का है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ठीक है। तो ये जो ED का पावर है इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, इसके अंदर की जो ट्रैक करना और जो एसेट मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है उसे अटैच करना। तो EDs को दिया गया है पावर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। फिर स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया गया है जो कि इन सभी केसेस को के एडजुकेशन में काम करते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम से रिलेटेड है।
तो जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास पावर है कि वो एसेट को फ्रीज कर सके, दे हैव गिवन द पावर टू फ्रीज द एसेट, और फिर एसेट को कन्फिस्केट भी कर सकते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एसेट्स हैं। देख रहे हैं, सबसे पहले FIUND का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद EDs होते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रोसिक्यूट करते हैं ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम को, फिर स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया गया है। फिर दोस्तों बात आती है कि जो हमारे बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के रेगुलेटर्स होते हैं जो कि PMLA के अंदर कवर्ड हैं, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं जो कि बिजनेस उनके द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है, तो द रेगुलेटर्स ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड अंडर PMLA, दे इशूज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द बिजनेसेस रेगुलेटेड बाय देम फॉर डिस्चार्जिंग देयर ऑब्लिगेशन अंडर PMLA एंड PMLR। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की। लेट अस टॉक अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। तो ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में कि दोस्तों सेक्शन 45 जो हमारा PMLA है, इसमें कहा गया है कि जो भी ऑफेंस PMLA के अंदर है उसे कॉग्निजाइबल ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब ये सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल, इसमें कोई बेल नहीं मिलती। ठीक है, और दोस्तों इस सेक्शन 4 PMLA का कहता है कि पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस विच इज रिगोरस इम्प्रिजनमेंट for not less than 3 years but up to 7 years and fine as per the gravity of the offense। इसमें कहा गया है कि जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है इसका जो पनिशमेंट होता है दोस्तों, इसका पनिशमेंट लगभग समझिए कि 3 साल से ज़्यादा और 7 साल के बीच में होता है, और फाइन डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑफेंस किया गया है। अब मान लीजिए कि कुछ केस है नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है, नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड जो कुछ केसेस होते हैं, कुछ आपके साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट हैं, तो इम्प्रिजनमेंट इस केस में जो होती है वो 10 साल से भी ज़्यादा होती है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सभी सेक्शंस हैं जिसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क परसेप्शन जरा देखते हैं कि मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझाया, फिर इसका रिस्क परसेप्शन क्या है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन किया गया है कि वो क्विक, कन्वीनियंट और एफिशिएंट मोड प्रोवाइड करे फंड के साथ डील करने में। हम लोग अलग अलग पर्पजेस के लिए फंड को यूज करते हैं, तो हमको क्विक मिले, क्विकली फंड ट्रांसफर हो पाए, कन्वीनियंटली हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए। तो ये क्रिमिनल क्या करते हैं, इसे अब्यूज़ करते हैं। किस लिए अब्यूज़ करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए। ठीक है, और जो ट्रू आइडेंटिटीज है उसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके प्रोफाइल को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, पर्पजेस को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों रिस्क परसेप्शन को। जैसे मान लीजिए कि एक सैलरीड एग्जीक्यूटिव है, उसने क्या किया, सेविंग अकाउंट खोला। तो उसके लिए जो सेविंग अकाउंट है वो बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट है जो कि वो यूज करेगा अपने रेगुलर इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका जो सैलरी आएगा वो उस अकाउंट में जाएगा, और जो खर्चा होगा वो उस अकाउंट से करेगा। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने लिविंग नीड्स के लिए। अब मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, वो गैम्बलिंग रैकेट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में समझा रहा हूँ। कोई क्रिमिनल है, वो गैम्बलिंग कर रहा है, गैम्बलिंग रैकेट है। ठीक है, वो भी एक सेविंग अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, वो भी एक सेविंग अकाउंट खुलवाएगा ताकि वो बेटिंग, जो बेटिंग किया, गैम्बलर यही करता है ना, बेट लगाता है, तो बेटिंग से जो पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, कस्टमर से, उसको वहाँ डाल सके। लेकिन दोस्तों जो क्रिमिनल है वो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर यूज करता है। ठीक है, ताकि जो इनफ्लो है उसको डिस्गाइज कर सके एज अर्निंग फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन। अब देखिए अंतर क्या है कि उसने तो सेविंग अकाउंट खुलवाया ताकि वो बेटिंग से जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, कस्टमर से, उसके लिए उसको वो डाल सके। ठीक है, हाउएवर द क्रिमिनल पोजेज एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर, ठीक है, टू डिस्गाइज द इनफ्लो एज अर्निंग फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन। मतलब वो ये नहीं बता पाए, वो इसी को छुपाने के लिए कि ये पैसा उसके गैम्बलिंग से आ रहा है, वो क्या करता है कि वो बोलता है कि नहीं, मैं फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ। राइट, मैं क्या हूँ, फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ, और मुझे फोटोग्राफी में करता हूँ तो उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, और असली पैसा किसी से आ रहा है, गैम्बलिंग का आ रहा है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिला ना। ठीक है, कि देख सकते हैं कि सेविंग अकाउंट का जो पर्पज़ है वो आप अपना जो सैलरी आया उससे आप खर्चा चलाइए। अब वो ना कर वो गैम्बलर क्या कर रहा है, जो बेटिंग का पैसा आ रहा है वो जमा करके उसे यूज कर रहा है। ठीक है, और अपने आप को बता रहा है कि नहीं, हम फोटोग्राफर हैं। तो दोस्तों जो प्राइमरी सोर्स है मनी लॉन्ड्रिंग का या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का, वो रिस्क मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क का जो प्राइमरी सोर्स है वो है कस्टमर। राइट, तो इसको अफेक्ट किया जाता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, country of incorporation of the bank, places of the bank branch, places with which transaction is connected, nature and value of transaction। तो प्राइमरी सोर्स तो कस्टमर ही है,
और ये सभी चीज़ अफेक्ट किए जाते हैं कि बैंक ब्रांच मान लीजिए कहाँ कहाँ इसका ब्रांच है, किस किस कंट्री में ब्रांच है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस से ये ट्रांजेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बैंक किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है। सो विथ ऑल ऑफ दीज आर अफेक्टेड। ओके, देखिए कैसे रिलेशन होता है, कैसे टॉपिक में कोरिलेटेड होता है। तो क्या क्या मेजर लिया जाए कि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को मिटिगेट कर सकें। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेजर है कि टू नो और अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर को समझना, क्योंकि कस्टमर ही सबसे मेन सोर्स है रिस्क का, राइट। तो कस्टमर को समझना, उसे समझना और उसके फाइनेंशियल डीलिंग को बेटर समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा तरीका है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और उसे रिपोर्ट करना FIU-IND को एज पर द लेट डाउन प्रोसीड्यूर। यानी दोस्तों कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आ रहा है तो उसे FIU-IND को रिपोर्ट करना, राइट, तो उसे डिटेक्ट करना और उसे रिपोर्ट करना FIU-IND को। फिर दोस्तों तीसरा है टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो जो लॉ है, जो गाइडलाइंस है उसके साथ कंप्लाई करना। और चौथा है दोस्तों टू एडुकेटली ट्रेन द स्टाफ इन KYC ML प्रोसीड्यूर, जो भी स्टाफ्स हैं उन्हें एडुकेट ट्रेनिंग देना कि KYC ML प्रोसीड्यूर क्या क्या है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि क्रिमिनल, यदि ये सभी मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा तो क्रिमिनल को बैंक को अब्यूज करने में ML या FT पर्पस के लिए वो उसे आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, और ये जो ML और FT रिस्क को कम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो योर कस्टमर पॉलिसी। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग KYC के बारे में डिस्कशन करेंगे। KYC के बारे में आगे डिस्कशन होगा। दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द पेड मेंबर्स। लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। अभी तक वो दोस्तों क्या क्या हमने पढ़ा है, अगर क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फंड का ऑरिजिन क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट होता है, उसे कंसील किया जाता है, ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है वो कंसील किया जाता है, और फाइनेंशियल सिस्टम में इस पैसा को डाला जाता है, ठीक है। जैसे माना जाता है कि ये लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, इसके अंदर करप्शन, टैक्स इवेजन, पॉन्जी स्कीम आते हैं, टेरर फाइनेंसिंग आते हैं। टेरर फाइनेंसिंग दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया OCG होता है ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप, और एक होता है PML प्रोफेशनल मनी लॉन्डर्स। दोस्तों मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसे कहते हैं। FATF एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप किया गया था ताकि हम फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस को मेजर ले आ सके। फिर मैंने आपको स्टेजेस बताए, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ये सभी हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस हैं। फिर मैंने आपको FT के स्टेजेस बताए, रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग, यूजिंग। फिर मैंने आपको PML के ऑब्जेक्टिव बताए, प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग का ऑब्जेक्टिव समझाया कि आप इससे एलिमेंट्स को, जो हमारे क्रिमिनल एलिमेंट्स है उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो फाइनेंशियल सिस्टम को यूज कर सकें। फिर आप इसी को आप जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप रोक लगा दिए कि नहीं ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग होने ही नहीं देंगे, तो क्रिमिनल कैसे आया, क्रिमिनल पे रोकथाम हो जाएगा, राइट, क्रिमिनल एक्टिविटी होगा ही नहीं। फिर आप अपनी इकोनॉमी को सेफ गार्ड करेंगे, आप टेररिस्ट को प्रिवेंट करेंगे कि वो एक्सेस ले पाए हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स से। फिर दोस्तों FIU-IND का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। मैंने आपको रिपोर्टिंग यूनिटी के बारे में बताया, मैंने आपको FATF स्टैंडर्ड 2002 के बारे में बताया, जिसके अंदर दोस्तों CFT आते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिपोर्टिंग यूनिटी कौन होते हैं ये समझाया, FIU-IND का क्या काम है। फिर हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम देखा, स्पेशल कोर्ट का काम देखा, ठीक है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के बारे में बताया कि सेक्शन 45 कहता है कि PMLA को कॉग्निजाइबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 4 कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो लिप्त हैं उनको 3 से 7 साल की सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ फाइन मिलनी चाहिए, फाइन एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और जो लोग दोस्तों नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, तो उनको 10 साल तक का सज़ा मिलना चाहिए। फिर मैंने आपको रिस्क परसेप्शन एग्जाम्पल से समझाया किन किन फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड होता है, क्या क्या मेजर्स लिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग को, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। दिस ऑल थिंग वी हैव डिस्कस इन टुडे लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नो योर कस्टमर पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट such type of lecture for all units, okay, you can opt for our plan. For more detail for our plan, you can WhatsApp me on this number. Okay, I will provide you the detail. Thank you for listening to this lecture. Keep subscribing. Keep join my Telegram channel for instant update related to JIB examination. Thank you.